नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है एसोसिएशन, समिति। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है। अपनी इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। हम चलते हैं समिति की अर्थ और परिभाषाओं की ओर। सबसे पहली परिभाषा है मैकआवर एंड पेज की। इनके अनुसार समिति मनुष्य का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किया जाता है। अगली परिभाषा है फेयरचाइल्ड की। इनके अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। अगली परिभाषा है गिन्सबर्ग की। इनके अनुसार समिति एक दूसरे से जुड़े हुए सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि इन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। अगली परिभाषा है ऑबगर्न और निमकॉफ की। इनके अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने मैकआवर एंड पेज, फेयरचाइल्ड, गिन्सबर्ग और ऑबगर्न और निमकॉफ की परिभाषाओं को देखा। अतः इन सब को देखकर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समितियों को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाए गए ऐसे संगठन के रूप में हम देख सकते हैं जिसमें एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिनकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। इस प्रकार आगे हम चलते हैं समिति की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है समिति व्यक्तियों का समूह है। जैसा कि हम जानते हैं समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है अतः समिति भी मूर्त संगठन कहलाता है। दूसरी विशेषता है कि समिति के निश्चित उद्देश्य होते हैं। समिति एक या कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर चलती है। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार अगली विशेषता है कि समिति की स्थापना विचारपूर्वक की जाती है। समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी निश्चित उद्देश्य के लिए या किसी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे कि हम समिति कहते हैं। अगली विशेषता यह है कि समिति एक निश्चित संगठन होता है, अर्थात प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर सकती है। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में समिति नहीं कहा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि समिति में एक निश्चित संगठन पाया जाता है। अगली विशेषता है समिति नियमों पर आधारित होती है।
प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ उपनियम होते हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है, अर्थात उन्हें नियंत्रित किया जाता है या उनका मार्गनिर्देशन किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्यकारिणी आदि आते हैं। अगली विशेषता है कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्ण रूप से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, व्यक्ति अपने हित के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकते हैं और जब चाहे तब सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अतः समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जो व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर करती है। अगली विशेषता है कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन मांगों को पूरा होने तक वे संघर्ष करते हैं, लेकिन जब उन मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। अगली हमारी विशेषता है औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्य घनिष्ठ के संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। अगली विशेषता यह है कि समिति साध्य नहीं होकर साधन है, अर्थात कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाता है तो कोई क्लब उसके मनोरंजन का साधन होता है, न कि अपने आप में साध्य। इस प्रकार से हमने देखा कि समिति की विशेषताओं में यह व्यक्तियों का एक समूह है, इसका निश्चित उद्देश्य होता है, समिति की स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, समिति एक निश्चित संगठन है, समिति नियमों पर आधारित होती है, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, समिति में औपचारिक संबंध होते हैं तथा समिति साध्य नहीं होकर एक तरह से साधन है। अब हम चलते हैं समिति के कुछ उदाहरणों की ओर। समिति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या मनोरंजनात्मक समितियां। समिति के उदाहरण के रूप में हम व्यापारिक समितियां, मजदूर संगठनों, व्यावसायिक समितियों, सहकारी समितियों, अनेक हमारे जितने भी सुधार आंदोलन होते हैं, संगठन होते हैं, या फिर हम विभिन्न राजनीतिक दलों को, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संबंधित होते हैं, उन्हें समिति कह सकते हैं। हम विभिन्न पंचायतों को या फिर हम विभिन्न समाज कल्याण से संबंधित जो समूह होते हैं उन्हें हम समिति कह सकते हैं। विभिन्न धार्मिक समाज, विभिन्न प्रकार के प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि को हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में यह भी भ्रम उत्पन्न होता है कि उसे समिति मान लिया जाए अथवा नहीं। ऐसे संगठनों में परिवार व राज्य आते हैं, जिन पर यहाँ समिति के उदाहरण के रूप में विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के जो हमारे अध्ययन है उनमें हमने समिति के बारे में जाना
कि समिति कुछ लोगों के द्वारा मिलकर आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोगपूर्वक बनाया गया संगठन है और हमने इनकी विशेषताओं के बारे में जाना तथा साथ ही समिति के कुछ उदाहरणों का भी हमने अध्ययन यहाँ पर किया। धन्यवाद।